सर, सबसे पहला मेरा आज सवाल ये है कि बजट की गहमा गहमी में आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है? जी शुक्रिया शहजाद साहब वंस अगेन। एक्चुअली जो बजट तो आपको पता नहीं, सर एक आम आदमी भी अपना घर चलाता है तो उसको ये अंदाज़ा होता है कि मैंने किस हेड में कितने पैसे रखने और मेरे अखराजात क्या हैं। तो ज़ाहिर है जो घर है तो मुल्क भी एक घर की मानंदी होता है इंसान के लिए। वहाँ पे 5, 6, 8, 10 बंदे रहते हैं, इधर करोड़ों के हिसाब से लोग रहते हैं। तो वहाँ भी बजट की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने अगले साल आपने रेवेन्यू क्या, मतलब आपने कमाया कितना और आपके खर्चे कितने हैं। तो बदकिस्मती से ये इस साल की कहानी नहीं है, ये साला साल ही की कहानी है पाकिस्तान की। आप जब भी, मैं तो अक्सर देखता हूँ कि कोई भी, जब मैं 80s में हम बच्चे थे फिर जवान हुए, तो जब भी देखा तो पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है। तो वही नाजुक मोड़ आज भी कायम दायम है। और आपको अखबारों के शेख सुर्खियों में, टीवी के शेख सुर्खियों में आपको नज़र आ रहा होगा कि बजट और इकॉनमी के क्या हालात हैं। अब जिस तरह आपको पता है, आपकी तो इकॉनमी पे मुझसे बेहतर नज़र है कि जिस मुल्क में जो टैक्स कलेक्शन है उसकी मिकदार इतनी हो कि वो अपने अखराजात, यानी डेली अखराजात, मतलब बाकी डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी बात है कि आपने कारखाने लगाने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लगाने, आईटी के कोई शहर कायम करने या टूरिज़म पे कुछ खर्चा करना है, वो तो बात की बात है, वो तो हमसे बहुत दूर हैं वो चीज़ें। जो हमारे कंकरेंट अखराजात जिसको कहते हैं, कंकरेंट एक्सपेंडिचर्स, जिसमें आपको डिफेंस हो गया, आपके सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हो गई और जुडिशरी की तनख्वाहें होगी, उसके लिए भी आपके पास टैक्स नहीं है। क्योंकि वो जो टैक्स आप लेते हैं वो भी, खैर वो टैक्स के फिगर भी अक्सर आपको पता ही हो कि फज होते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट के पेमेंट्स हैं वो भी फज होते हैं। लेकिन अगर हम जो हुकूमत पेश करते सिर्फ उसी पे जाया जाए, जो वो बजट और पार्लियामेंट में जो फिगर पेश करते हैं, तो आप देखें कि जो टैक्स कलेक्शन है वो हमारा कोई 10 ट्रिलियन 9.5 ट्रिलियन इसके रेंज में, और हमारा इंटरेस्ट पेमेंट भी इतना ही है। तो अगर आप टैक्स सूद के मद में दे रहे हैं तो फिर तो आप मुल्क, तो ज़ाहिर है बाकी मुल्क तो आप बोरोइंग से करेंगे। सर, इसमें देखें, हमारा 2017-18 में हमारे जो जनरल पब्लिक एक्सपेंसेस थे जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, जी, वो 2800-900 अरब के करीब, यानी 2.9 ट्रिलियन। फिर ये अगले साल 3 ट्रिलियन हो गए, लेकिन आज ये 13,000 ट्रिलियन है, यानी कि 51% एनुअल एवरेज इंक्रीज है इस इंटरेस्ट में। इसमें भी आपने कहा कि फज होते हैं, बिल्कुल, उसका मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि हमारा डोमेस्टिक डेट है 44,000 बिलियन, यानी 44 ट्रिलियन। इसको 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कायबर है उससे मल्टीप्लाई करें तो 11,000 ट्रिलियन, 11 ट्रिलियन बनता है। इसमें फॉरेन डेट का इंटरेस्ट ऐड कर दें तो ये 14 ट्रिलियन बनता है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने 9 ट्रिलियन इंटरेस्ट देना। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है ना, क्या वजह है कि गवर्नमेंट इसको फज कर रही है, छुपा रही है? एक्चुअली जब आप किसी चीज़ को सामना नहीं कर सकते तो आप शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है वो रेत के अंदर दिसा देते हैं। तो वो भी हमारी गवर्नमेंट भी है, इनको पता है कि जो ऑलरेडी जिन्होंने प्रेजेंट किया है ये भी दिखाने के लायक नहीं है। यानी आप जो फिगर पॉइंट आउट किए वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा है। इवन जो उन्होंने प्रेजेंट किया, हम चले ये भी मान लेते हैं कि हम इनको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि इनकी नीयत में चलो कोई शक नहीं, इनसे गलती हो गई है शेयर कर, लेकिन वो भी कोई दिखाने के लायक नहीं है ना। आप बाकी ममालिक के, मैंने बजट्स देखे हैं, खासकर हमसाया ममालिकों के, आप देखें उनका जो टैक्स का जो रेवेन्यू है वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जो कि बोरोइंग ना करता। वो बात गलत है कि हम कहते हैं कि बगैर बोरोइंग की हुकूमतें चलती हैं, लेकिन उनके अगर आप टैक्स की प्रोपोर्शनेट देखें तो जो उनका जो टैक्स है वो उनके डिफेंस, उनकी तनख्वाहों और उनके सरकारी मराद जितने भी, और उनका इंटरेस्ट यानी कवर करता है, वो टैक्स उसको कवर करता है। फिर जब वो डेवलपमेंट करते हैं, मतलब रोडें बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं या कारखाने बनाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,
उसके लिए वो बोरोइंग करते हैं, और वो बिजनेस सेंस है, क्योंकि जब आप उसके लिए बोरोइंग करेंगे और जब वो फिर कुछ साल बाद रिटर्न देना शुरू करेगा तो आप उसी से उसकी पेमेंट होगी उसकी। सर उसमें जो हम साया मुल्क इंडिया की बात करते हैं, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, क्योंकि सेंट्रल बैंक और तमाम बैंक मोस्टली उनके अंडर उनके अपने नेशनलाइज्ड बैंक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में वो औरंगजेब साहब की जेब में जाएंगे, वो बाकी जो ऑनर्स हैं, जो बैंकों के ऑनर्स हैं, वो तमाम इंटरेस्ट इनकम उनकी जेब में जा रही है। जी, ये फ़र्क है बहुत बड़ा। एक इसमें छोटा सा लतीफ़ा मैं समझ जी बिल्कुल बिल्कुल कि एक मस्जिद का मतवली है, वो कहता है कि जी हमने टैक्स लगाना है जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा। अब ये नमाजी परेशान होते हैं कि जी मस्जिद में हमने नमाज पढ़नी, इस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। उसके बाद वो मतवली कहता है कि जी 500 रुपये पर नमाजी होगा तो वो नमाज मस्जिद में पढ़ेगा। सही। अब परेशानी का आलम है, नमाजी परेशान है कि जी 500 रुपये देके नमाज पढ़नी। अगला स्टेप आता है, वो मस्जिद का मतवली कहता है कि जी चूंकि मैं 500 रुपये आपको चार्ज कर रहा हूँ लेकिन मेरी मस्जिद का खर्चा ज्यादा है तो अब आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अब हमने पूछा कि जी मस्जिद का खर्चा क्या है, कहते जी ये जो मैंने 10 स्टाफ मेंबर रखे हुए हैं इनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। वो खुद ही उनकी तनख्वाहें बढ़ाता है, तनख्वाहें बढ़ा के नमाजियों से टैक्स बढ़ा देता है। अब उनसे अगर पूछा जाए कि आप तनख्वाहें ज्यादा क्यों दे रहे हैं, जी देखें 5 वक्त नमाजियों ने आना है तो हमें तनख्वाहें ज्यादा देनी, इसलिए मैंने उसको फिक्स परसेंटेज के साथ कंपैरिजन कर दिया है कि जब दिल करेगा परसेंटेज बढ़ा दूंगा तो उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, तो फिर आपका टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। उसको सर इस लतीफे को मैं लिंक करता हूं अपने काइबर के साथ। बड़ा जबरदस्त आपने काइबर ये है कि 25% काइबर है, मैंने खुद ही 25% काइबर को मैनेज करके अपने खर्चे 10,000 अरब से बढ़ा दिए। ऐसे ही ठीक है ना। अगर आज मैं काइबर 2% कर दूं तो मेरे एक्सपेंसेस में से 10,000 अरब गायब हो जाएंगे। ऐसे ही तो मेरा बजट ठीक हो जाएगा। सही, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। मुझे अब ये बताएं, हमारी हुकूमत वक्त काइबर 25% पे, 22% पे, 20% पे रख के इतनी खुश क्यों होती है? बात आपकी तो 100% सही है। और दूसरा जो काइबर का सबसे बड़ा नुकसान होता है जो आपने पॉइंट आउट किया, ये तो है ही, लेकिन दूसरा इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये है कि एक तो आपका जो इंटरेस्ट है जो इंडस्ट्री को जाता है वो महंगा हो जाता है, तो आपकी प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती बाकी मुल्कों की मुनस्बत। लेकिन उससे ज़्यादा जो अब नुकसान हो रहा है, जो रिपोर्टेडली है कि जो सेठ के जो बैंक के मालकान हैं वो ये अब ये कहते सुनने कि हमें तो प्राइवेट सेक्टर को लोन देने की ज़रूरत ही नहीं है, बैंक तो मैं ही चला रहा हूँ। मैं ही का मतलब है बाकी स्टाफ नहीं चला रहा है, बैंक मैं ही चला रहा हूँ, मैं तो पैसा गवर्नमेंट को दे रहा हूँ और वो रिस्क फ्री है। वो तो देखे ना, अगर स्टेट बैंक को हुकूमत दिवालिया भी होती है तो स्टेट बैंक चाप करके नोट करके उनको दे देगा। सर मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त हमारी बजट के बाद टैक्सेस की सिचुएशन है और प्रेशर है सूद का और आईपीपीज का और पेट्रोल का हर दूसरे तीसरे दिन, इससे मुझे तो ये लगता है कि रूलिंग एलीट एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेक्टर है जो कि सिर्फ 1% जो कॉर्पोरेट सेक्टर उसके साथ अगर मिला लें, इन लोगों ने अपने नीचे मुलाजिम रखे हुए जिनकी सैलरीज अच्छी हैं और द प्रेशर है पूरे 24 करोड़ अवाम पे। और देखें मेरी सैलरी आई 35% टैक्स कट गया, अब मेरे लिए इनकम हलाल होनी चाहिए, मैं कहीं भी खर्च करूं, लेकिन मैं जब ये स्पेंड करता हूं तो उधर भी मैं 20% सेल टैक्स दे रहा हूं, 10% इनकम टैक्स, यानी कि जो मैं लेके आया उस पर भी टैक्स दिया, जो मैं खर्च करने पे चला गया उस पर भी टैक्स दिया। मुझे पता ही नहीं मेरा बिजली का बिल कितना आना है, मुझे पता नहीं पेट्रोल का बिल कितना देना है, मुझे पता ही नहीं मैंने ग्रॉसरी कहाँ से कैसे खरीदनी है, क्योंकि मुझे उसके खर्च का अंदाजा नहीं। कारोबारी आदमी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें तो उसके लिए क्या है, तमाम खर्चे एग्जेम्प्ट है। सैलरीड पर्सन या आम पाकिस्तानी जिसने कमाना है उसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो इस तरह तो हमारी गुर्बत की लकीर के नीचे हम 10 करोड़ हैं आज, तो 3 साल बाद 15 करोड़ होंगे और उसके बाद हम 20 करोड़ होंगे। ये जो पॉलिटिकल साइकिल चल रहा है, इसमें आप इसको पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार समझते हैं, सरकारी मुलाजिम को समझते हैं, या IMF पॉलिसीज है?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसमें से एक्चुअली जो पिस रहा है वो आम पाकिस्तानी तनख्वाहदार तबका है। आप देखें ना, रिटेलर जो है कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क में कि ये तकरीबन जो गवर्नमेंट का अपना डाटा है, कोई 35 से 40 लाख रिटेलर हैं आपके सारे मुल्क में। और उसमें से औरंगज़ेब साहब कल बड़े फ़ख्र से बयान कर रहे थे कि हमने रिटेलर का बड़ा रजिस्ट्रेशन मुकर्रर कर ली है। अब जो है 1 जुलाई से टैक्स, जब उन्होंने तादाद बताई तो उन्होंने कहा जी पहले 25,000 थे, अब 30,000 हो गए। तो आपने 5,000 का इजाफा, और उन्होंने बड़ी फखरी अंदाज से पेश किया कि हमने 5,000 ज़ायद दुकानदारों को रजिस्टर किए 35 लाख में से। और इसमें से बड़े बड़े स्टोर कितने हैं और आम बेचारा दुकानदार कितना है, ये अलग देखने की उसमें बात है। ये भी तो हो सकता है ना कि ज़्यादातर जो नीचे वाला तबका है और जो बड़ा वाला रिटेलर है वो रजिस्टर ही ना हो असल। और दूसरा जो आपने गुर्बत की है, वो आप देखें ना, जितनी आप रेट बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, तो गुर्बत तो बढ़ेगी। उसमें से आप देखें ना कि चाइना ने एक्सट्रीम पावर्टी और इंडिया दोनों ने एक्सट्रीम पावर्टी जिसको कहते हैं वो ख़त्म कर दी है, और हमारी पावर्टी लाइन अब 40% पे जा चुकी है, एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। हाँ हाँ, और वो भी बढ़ रही है, और 40% ओवरऑल पावर्टी। और उन्होंने तो पावर्टी मुकम्मल ख़त्म कर दी एक्सट्रीम, और पावर्टी भी वहाँ पे 2 से 3% रह गई है। हमारे यहाँ देखें वो 40% पे जा चुकी है। अब ये जब आपकी, और अब मैं उस वक्त देख रहा था किसी सोशल मीडिया के अकाउंट पे, तो हमारे एक बड़े मशहूर एक्टर रहे हैं, एक लाख ड्रामा था उसमें भी राशिद महमूद साहब, उनका वो फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा के पास भी कल मिलने गए, लेकिन उन्होंने उनकी बात ही नहीं सुनी। उनका कोई 35,000 का बिल आया और कहते मेरे पास पैसे नहीं है 35,000 बिल के पेमेंट के, क्योंकि मैं एक बीमार बंदा हूँ, मैंने सिर्फ 1 टन का AC चलाया है, 1 टन का AC चलाया, उसके बावजूद मुझे 35,000 का बिल आया। उसमें जो एक्चुअल चार्जेस उन्होंने बताए वो कोई 10-11 हज़ार रुपये थे, बाकी सारे टैक्सेशन थे। तो ये हमारे कौम का जो सरमाया है, जिसको हम फ़ख्र से बैनुल अक़वामी उस पर पेश करते थे कि हमारे ड्रामे थे, पाकिस्तान की पहचान थी, नज़रिया पाकिस्तान का असास थे, उनका आपने ये हाल कर दिया कि अब एक सूबाई वज़ीर उनको सुनने को तैयार नहीं है। सर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं वो हम पाकिस्तानियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन IMF को, वर्ल्ड बैंक को, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को सुनने के लिए बहुत अच्छे तैयार हैं। अब ये देखें ना, जो हम IMF के पास कितना हमारा 3-4 साल का प्रोग्राम का होता है, कोई $6 बिलियन, यानी मैंने अभी तक 6 से 5 अरब डॉलर ज़्यादा नहीं। अब कितनी शर्म की बात है कि एक $6 अरब के लिए आप IMF के सामने नाक रगड़ रहे हैं। $6 अरब अगर आप नीयतें सही हों और आप बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल ना हो, तो आप एक कालाबाग डैम बनाएं, एक जो है रेकोडिक जो है उसको अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ले, तो कालाबाग डैम आपका जो $20 अरब का इंपोर्ट है वो आपको 12 से 11 अरब डॉलर पे ला सकते हैं। डिस्कशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे कालाबाग डैम। अभी आपने IMF की बात की कि 6 बिलियन, ये प्रोग्राम इमरान खान के दौर की बात है। 2021 में IMF ने इमरान खान के यहाँ पे रख के अंगूठा दे के 2021 का अमेंडमेंट एक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूव कराया, उसके बाद $1 बिलियन दिया। और इमरान खान ने उस 3 महीने में उसको अंदाज़ा था कि उसने चले जाना है मार्च में 2022 में। क्यों उसको अंदाज़ा था कि आगे डिवैल्यूएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेंगे। मेरा एक सवाल कि इमरान खान साहब ने IMF के सामने घुटने टेके और $1 बिलियन लिया, और वो जो अमेंडमेंट की जिसके तहत स्टेट बैंक ऑटोनोमस हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक के पास तमाम पावर्स हैं जो किसी तरीके से रूल आउट नहीं हो सकती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म कर दी। और उसके बाद इमरान खान साहब की ये हालत थी कि मेयर का इलेक्शन पेशावर से उनका रिप्रेजेंटेटिव हार गया। यानी कि पॉलिटिकल सियासी मौत जिस बंदे की हो चुकी थी, और अगर 2-4-6 माह और रह जाता तो वो तो सियासी मौत मर चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी इंटरनेशनल पावर ने भी देख लिया कि ये सियासी मौत मार रहा है, आर्मी ने भी देख लिया ये सियासी मौत मार रहा है, तो आर्मी उसको क्यों हटाएगी? अगर आर्मी ने उसको मारना होता तो आर्मी उसको हटाती ना। आर्मी ने उसको भी जिंदा किया, आर्मी ने शहबाज शरीफ साहब को भी जिंदा किया, नवाज शरीफ साहब को भी जिंदा किया, जरदारी को भी जिंदा किया, अवाम को मौत दे दी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये काफ़ी लोग इसी पे ही कहते हैं कि भाई एक बंदा खुद सियासत से मौत मर रहा है तो आपने उनको दोबारा क्यों सियासी ज़िंदगी दी। लेकिन अब पाकिस्तान के जो मारूज़ियात, ये आपकी बात और लोगों की बात सही है, जहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी और जमहूरियत हो, पाकिस्तान के मारूज़ी हालत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर वो रह जाते
और वो नए चीफ साहब की अपॉइंटमेंट करते, और वो चीफ साहब आते जो कि काबुल गए थे और जिन्होंने कप उठाया था वहाँ पे तालिबान की फतह को जश्न मनाने होते, तो फिर इस अपोजिशन का कोई चांस नहीं था हुकूमत में आने का। आपने देखा ना कि ये जब आए और उन्होंने जो सख्त इकदाम किए, लोग नाला हो गए, सारे चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हो गए लोग, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो कौन जीता? यही जीते ना। यही होना था इमरान खान के साथ। अगर उनकी पॉपुलैरिटी ना भी होती और वो चीफ साहब आते जो काबुल गए थे, जिन्होंने कप उठाया था, तो और वो 3 साल और एक्सटेंशन लेते 6 साल, तो इनके तो 10 साल का मंसूबा था। क्योंकि आपको पता है कि जो वोट डालते हैं और जो उनको गिनते हैं, दोनों में फर्क है। तो जब तक गिनने वाले आपके साथ ना हो तो वोट डालने वालों का कोई वो नहीं होता, कोई उसकी अफादियत नहीं है, ना उसकी कोई इतनी कोई वक़्त है। हमारे जैसे मुल्कों में, जहाँ भी आप मिस्र भी जाएं उधर भी यही मसला है, तो जहाँ भी मुल्कों में मसला है। तो ये तो उन्होंने जो, अगर मैं कहूँ कि पीडीएम ने या नवाज शरीफ और उन्होंने एक श्रूडली शतरंज की खेल खेली। लेकिन जब उन्होंने फिर जब चेन ऑफ कमांड हुआ, और जब चेन ऑफ कमांड हुआ तो इमरान खान साहब आउट हो गए। अब देखें ना, वो आपको पता है हमारे मौरूज़ी अलासिस में जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो बेनज़ीर साहिबा को भी मुज़ाकरात करके आने पड़े। वो इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, जब वो 88 में मैं यहाँ था अब्बू के साथ, मैं खैर उस वक्त बहुत बच्चा था, तो मुझे याद है कि जब वो लोग उनके जोक दर जोक इस्तकबाल करने आए थे, तो उसके बावजूद बेनज़ीर को उनसे हाथ मिलाना पड़ा, और उस वक्त की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्ज़ा असलम बेग को तमग़े जमहूरियत देना पड़ा कि उन्होंने जमहूरियत की बड़ी खिदमात की, तब वो इक़्तिदार में आई। तो पाकिस्तान के मारूज़ी हालात ऐसे नहीं है कि सिर्फ वोट के ही ज़ोर पे आया जाए और वोट के ज़ोर पे निकाला जाए। अच्छा सर, इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम साहब, जी जी, उन्होंने कारोबारी लोगों से बहुत सी मीटिंग की 2023 के चौथे क्वार्टर में, 2024 में शुरू में, और कोशिश करते रहे किसी तरीके से इकॉनमी डगर की तरफ जाने के लिए कारोबारी लोगों के साथ हम ख्याल हो जाए। उसमें उन्होंने SIFC को भी प्रमोट किया। कोशिश कर रहे हैं कि SIFC कामयाब भी हो जाए। कोशिश है, सिंसियर एफर्ट्स वो नजर आ रही है। बिल्कुल। क्या अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कि आर्मी चीफ साहब को एज एन SIFC हेड और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को एज एन SIFC हेड, दोनों हेड, कि कोई पैगाम दिया जा सके कि इस मुल्क में जब तक पाकिस्तानी बेनिफिशरी नहीं होंगे तब तक टैक्स कलेक्ट करना जो टारगेट है वो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो SIFC तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, और उसमें जो आपको फ़िलहाल लोग कह रहे हैं रिपोर्टेडली कि इतने फ्रूटाइल या इतने फ्रूटफुल अब तक जो एक्सपेक्टेशन थी अब तक नहीं हो सकी। उसकी बुनियादी वजह भी जो औरंगज़ेब साहब है परसों उन्होंने हाईलाइट की, उन्होंने खुद माना इस बात को। उन्होंने कहा कि जो हमारे दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट आनी थी, ख़ासकर सऊदी अरब हुई, जो कि सुनने में आ रहा था $50 बिलियन, $70 बिलियन, जिसमें तेल में, एग्रीकल्चर में, तो उसमें भी उनको यही एक चीज़ है कि अगर आप IMF के प्रोग्राम को गो थ्रू कर लें तो हम फिर तैयार हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि जब तक IMF आपको गो हेड नहीं करता, ये जो ग्लोबल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, तो कोई भी आप पे एतबार नहीं करता कि ये मेरे पैसे लौटा देगा कि नहीं। तो ये तो उन दोनों का जो है वो तो नती है IMF के प्रोग्राम से। जो चाइनीज़ का जो वो है, जो पैसे देना है SIFC, जो अब वो शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, चीफ साहब भी साथ गए थे, वहाँ पे बड़ी डिस्कशन हुई, ये SFIC के फोरम के थ्रू गए, तो उन्होंने भी यही कहा कि आप ना इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी भी किस्मत क्या है। 1947 से आज तक अमेरिका डू मोर करता रहा, अब चाइनीज़ डू मोर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें सिक्योरिटी दें, तो तब फर्दर जो CPEC का जो फेज़ 2 है वो तब तक मटीरियलाइज होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि SIFC का फोरम ना सिर्फ चले बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी पे भी तवज्जो दी जाए, चीफ साहब इसको खुद लीड करें और सारे स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड ले लें। आपका मशवरा सर आंखों पे आफरीदी सर। बात यह है कि डू मोर डू मोर डू मोर में हम अपने बच्चे मारे जा रहे हैं। वो मस्जिद वाला लतीफ़ा, हाँ, तो वो जो मस्जिद का मतवली है वो कहता है कि नमाजी आने बंद हो जाए। जी जी, अल्लाह की तरफ जो आने वाले हैं वो या टैक्स दें, या अगर उनके पास पैसे ना हो तो मस्जिद ना आ सके। बिल्कुल। हमारे लिए इस वक्त जीना, मुसलमान जीना मुश्किल कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ अगर सऊदीया और
यूएई वाले दोस्तों का ये मैसेज आ गया है कि आईएमएफ की गुलामी में रहें तो हम देखेंगे हमने क्या करना है, दिया तो कुछ नहीं। अगर आप देखें जो 2-4 बिलियन डॉलर क्या है, सऊदी अरामको का सिर्फ ज़कात अगर वो 2.5% निकाले ना तो 5-7 बिलियन डॉलर बन जाती है आराम से। जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखें तो वो भी 3 बिलियन डॉलर ज्यादा ही है। बिल्कुल। तो जिस मुल्क के लिए और जिससे हम पेट्रोल इतना ज्यादा खरीद रहे हैं उसमें अंदर जो इतना मार्जिन वो लेके जा रहे हैं वो भी कम नहीं है। सो हमारे आईएमएफ के जो मसले मसाइल हैं जिसमें हम फंस चुके हैं, उसमें अगर 3 रुपए बिजली का बिल बढ़ जाए तो कितने बिलियन पाकिस्तानियों की जेब से निकलता है। अगर आईपीपी यूनिट का रेट बढ़ा दिया तो कितने बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों की जेब से निकलता है। इस पे कोई औरंगजेब साहब का बयान नहीं है, शहबाज शरीफ का बयान नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बयान नहीं है। इसकी क्या वजह है? औरंगजेब साहब का तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो काफ़ी डिटेल से मैंने खुद ही सुना, मैंने कहा देख लें क्या कह रहे हैं। तो उनका तो फोकस ना टैक्स ही था कि आप ना टैक्स हमने बढ़ाना है, चाहे वो तनख्वाहदार तबके से हो चाहे वो दूसरे। हाँ, उन टैक्स में उन्होंने ना एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं किया, जो हमारे बड़े बड़े जागीरदार हैं जो असम्बली में बैठे। और दूसरा जो उन्होंने पेंशन का भी जिक्र किया, सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन ख़त्म कर रहे हैं और जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में प्रोविडेंट फंड है वो तो कर दिए, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस पे उन्होंने कहा कि उनको हम अभी नहीं कह रहे, उनको हमने 1 साल का वक्त दे दिया है कि वो 1 साल में सोचें कि उन्होंने क्या करना है। 1 साल का वक्त नहीं दिया उनको कि आप ख़त्म करें, 1 साल का वक्त उनको सोचने का दिया है कि आप सोचें कि आपने किस तरह लेके चलें। और बाकी जिन पे बस चलता था जो आम सरकारी मुलाजमीन, उनका उन्होंने कर दिया। सर ये कुछ भी अमाउंट नहीं है। अगर सरकारी मुलाजमीन पे टैक्स लगा दें, सैलरी पे टैक्स लगा लें, ये 400 अरब से ज्यादा की अमाउंट ही नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे। हमें तो 18,000 अरब के खर्चे पूरे करने हैं। बिल्कुल 400 अरब क्या है? सिर्फ ये कि पाकिस्तानियों को दबाना है। ये देखें, ये एक इंडिकेशन है आसिम मुनीर साहब के लिए कि हमने अगर आर्मी का बजट ख़त्म कर दिया तो हमारी जो लाइफ लाइन है वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम पाकिस्तानियों को बेनिफिशियरी बनाएं पॉलिसीज में, ताकि हम कमाएं, हमारी इनकम बढ़े तो टैक्स ले लें। लेकिन ये जो सूदी लानत है जिसमें अल्लाह के साथ जंग में है, आसिम मुनीर साहब 200 बम ले हैं, आइटम बम ले हैं, अल्लाह के साथ जंग में जीत नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब 200 नेक रूहें अपने साथ मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे मिला लें, अल्लाह के साथ जंग में जीत नहीं सकते जब तक कि मुनाफकत पड़ी हुई है। इस्लामिक बैंकिंग ने जो लबादा ओढ़ा हुआ है उस मुनाफकत में भी हम सब अल्लाह के साथ जंग। सर ये जो लाइटें जल रही हैं, इस स्टूडियो में बैठे हैं, इसमें भी हम बिजली के बिल में सूद दे रहे हैं। एग्जैक्टली, हम अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, सूद दे रहे हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, सूदी हवाओं पर चल रही हैं, सूदी एसी चल रहे हैं। अल्लाह के साथ जंग में कोई जर्नल दुनिया का बाहर नहीं आ सकता। उसके लिए इनको SIFC की पॉलिसी कंप्लीट करनी पड़ेगी ताकि वो लूप होल्स जो IMF या जो बाहर के दोस्त उनके कंसर्न है वो ख़त्म हो। जो आपने बात की थी कॉर्पोरेट सेक्टर में, जब कारोबारी में जॉइंट वेंचर या मुशारका या इंटरेस्ट बेस और प्रोजेक्ट कवर कर रहा होता है, लेकिन जो आम फहम एक की जेब से, रूलिंग एलीट में से पैसे निकाल, पब्लिक से निकाल के दूसरी की जेब में जाकर क्यूमुलेट हो गए, ऊपर टॉप लेवल पे इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे हम पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकते हैं? और दूसरा सर इसमें जो है आपने जो बजट का जिक्र किया कि 18,000 हम कैसे पूरा करेंगे, तो सोने पे सुहागा ये है कि जो 17-18 हज़ार रेवेन्यू आ जाता है जिसमें 10,000 मेन टैक्स है और बाकी 8,000 बोरोइंग है, उसमें से भी 8,000 अरब हम सूबों को दे देते हैं। अच्छा, सूबे माशाल्लाह सोने पे सुहागा कि उनसे तो मेरे ख्याल में एक्साइज से भी टैक्स कलेक्शन नहीं होती। आपका कुछ सवाल हो तो हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे बात करते हैं अगले प्रोग्राम में। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।